जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की, तो हम और भारतीय ट्रेडिशन की तरफ देखते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी हमें भारतीय ट्रेडिशन में एज सच नहीं मिलती है ना? हमें क्या मिलता है? हमें इस तरह के विवरण, इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं भारतीय ट्रेडिशन में, जिनको हम ट्रांसजेंडर्स आज कह रहे हैं, है ना? लेकिन जैसा कि बहुत कन्फ्यूजन है इस बात में, कहते हैं कि महाभारत में जैसे शिखंडी थे, है ना? उनको ट्रांसजेंडर की संज्ञा दी जाती है। ये समझ थोड़ी-सी और विचारशील होने की इसमें हमें ज़रूरत है। शिखंडी जो थे किसी भी एक समय पर जिन्होंने हर्माफ्रोडाइट यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स जिनकी बॉडी में प्रेज़ेंट हो, इस तरह का उनका डिस्क्रिप्शन आपको महाभारत में नहीं मिलेगा। या तो वो एक समय पे स्त्री थे या वो एक समय पर पुरुष थे। उसके पीछे की जो स्टोरी है, वो आई वुड एनकरेज यू टू रीड योरसेल्व्स। आप लोगों में से जिन-जिन को इंटरेस्ट है और जिन-जिन को क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज़ महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। ये कहा जाता है कि जिसने महाभारत पढ़ लिया उसको उसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, सारे डिस्क्रिप्शंस, सभी कुछ मिलता है। एक और चीज़ जो अक्सर ट्रांसजेंडर्स इन भारतीय ट्रेडिशन में हम लोग चाहते हैं डिपिक्ट करना, वी लुक एट अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर को जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं एक तरफ गौरा है, एक तरफ शंकर भगवान। वो जो स्वरूप है भगवान का, उसको भी ट्रांसजेंडर कहना वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। पुरुष और प्रकृति हर एक व्यक्ति में, आप में, मुझ में, हम सभी में पुरुष और प्रकृति के अंश विद्यमान हैं। We all have that essence of femininity and masculinity. और उसका डिपिक्शन है अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप, तो उसको भी ट्रांसजेंडर कहना गलत होगा। तो अगर हम ट्रेडिशन में से ये टर्मिनोलॉजी को ढूंढने निकलेंगे, तो फिर क्या होगा? एक क्लैश ऑफ मेथोडोलॉजीज बनता है। अगर आप अपने भारतीय ट्रेडिशन को आज की टर्मिनोलॉजी से स्टडी करना चाहेंगे, विच इज रेट्रोस्पेक्टिव, विच इज अगेंस्ट क्रोनोलॉजी, ठीक है ना? जो एक समय का बहाव है, शुरू से लेके बाद तक का, फॉर द मोमेंट ऑफ टाइम लेट्स टेक द लीनियर टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, अगर आप इस तरह से एक चीज को खींचते हैं, एक रेखा को, आप बाद के टर्मिनोलॉजी से अगर पहले की चीजों को आंकेंगे, तो देन यू वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर ओन minds. So if you were to impose today's methodologies on retrospective years and your texts, that is going to create a lot of confusion and you're going to arrive at a lot of wrong conclusions here. So transgenders in भारतीय ट्रेडिशन को हम अगर कहें, इस तरह से समझें कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो हमारी संस्कृति में हमेशा, जिसे हमने किन्नर, कभी किम पुरुष भी कहा है ना, वो हमारी संस्कृति में है। हमेशा से हमें अपने मंदिरों के आर्किटेक्चर में भी वो डिपिक्शंस मिलते हैं। आप सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, कुतुब मीनार जाइएगा, आपको वहां पर भी ये डिपिक्शंस मिलेंगे। आपको सेम सेक्स लव के डिपिक्शंस भी उसमें मिलेंगे। तो हमारी सोसाइटी में सभी के लिए एक स्थान था, है और रहेगा। हाँ, उसमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके सॉल्यूशंस हमें ढूंढने हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी हम उसकी तरफ से ब्लाइंड नहीं थे, है ना? उसके बाद लेट्स कम टू द कॉलोनियल ईरा। कॉलोनियल ईरा में 1840 एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में दिखाई देने लगते हैं। तो 1840 स्टैंड्स एज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन। 1857 का रिबेलियन, व्हाट दे कॉल एज रिबेलियन, जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम में। उसके बीज आपको 1840 से दिखने शुरू हो जाएंगे। कैसे दिखते थे वो बीज? जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का रवैया था, पहले बहुत फ्रेंडली था इंडियन सिपाहियों के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। आपको बहुत सारे रिफॉर्म के बहुत सारे मूवमेंट्स दिखाई देने लगते हैं इस बीच में। आपका सती प्रथा का रिफॉर्म आता है, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के रिफॉर्म की मांग दिखती है। 1870 में एक बहुत ही खराब एक्ट आया हमारे सामने, जिसको कहा जाता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इट वाज इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या था?
वो कहता था कि certain जातीज और tribes. Now this word was also introduced into the vocabulary of Indian administrative system. अब तक ट्राइब शब्द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में नहीं था. क्रिमिनल ट्राइब वो उन्होंने ऐसे लोगों को संज्ञा दी जो घुमंतु थे, who were nomads, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिनकी फैमिली लाइफ प्रॉपरली डिफाइन ब्रिटिश ऑफिसर्स नहीं कर सकते थे. अब ये दिक्कत क्यों थी? क्योंकि उनको सेंसस में इन लोगों की गिनती करने में दिक्कत आती थी. तो आपके सपेरे, आपके नाथ योगी, आपके जितने भी घुमंतु जितने भी जातियां थी, जैसे आपके लोहार जातियां है ना, जो राजस्थान में आपको बहुत मिलेंगी, आपको जिनकी वो है कालबेलिया डांस करने वाली, कौन है वो, रूपमती, क्या नाम है उनका, नॉट फेमिलियर विद इट, ओके, जिस ट्राइब की वो है, सपेरा ट्राइब की है वो. तो ये सारे और ट्रांसजेंडर्स जिन्हें हिजड़ा कहा जाता था, यूनक की कैटेगरी भी एक उसमें है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उनको कैटेगराइज किया ब्रिटिश ने एज क्रिमिनल ट्राइब्स. अब क्रिमिनलाइज कैसे किया? उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इन लोगों का हमें कोई भी लेखा जोखा आज इस शहर में मिलता है तो कल कहीं और भी मिलता है, तो सेंसस में ये लोगों को हम कैसे कैटेगराइज करें? अब क्यों सेंसस जरूरी था? क्योंकि उनको रिसोर्सेस क्या करने थे, देने थे कि लेने थे? लेने थे. Don't ever confuse all the British welfare measures with anything that they wanted to benefit the Indian society. That was never the aim. It was always sucking off resources from the Indian population through any means. येन केन प्रकारेण उनको हमारे से resources लेने थे. तो सेंसस जरूरी था, क्योंकि इसी बीच में आपको मिलती है एंग्लो अफगान वॉर. ठीक है ना, हमारे देश से बहुत सारे रिसोर्सेज एंग्लो अफगान वॉर में भी लगने थे, तो उनको सारे रिसोर्सेज को देखने की जरूरत थी कि कहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं. तो जितने भी नोमैडिक ट्राइब्स थी वो प्रॉब्लमैटिक थे. तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी लोग जिनका उन्हें लगता था डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर है, व्हाट इज डिविएंट, नीदर दे आर मेल नॉर दे आर फीमेल, वो क्या है, ये वाली चीज हमारी सोसाइटी में इससे पहले प्रॉब्लमैटिक कभी नहीं रही. लेकिन ब्रिटिश जो थे अपनी विक्टोरियन मोरालिटी के साथ दे स्टार्टेड प्रॉब्लमेटाइजिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है ना. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स थे उनको रजिस्टर करना शुरू कर दिया. तो अगर एक पर्सन का नाम रजिस्टर हो जाता था पुलिस के साथ, तो फिर उसके हर बिहेवियर पर नजर रखी जाती थी. तो उसको तो क्रिमिनलाइज किया ही गया, उसके साथ के जितने भी ग्रुप के लोग थे उनको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया. देयर वाज अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो बहरूपिया कहलाते थे, जो परफॉर्म करते थे, वो लोग भगवान का वेश बना के घूमते थे, जिनको आप पैसे देते थे बिकॉज आप उनके अंदर डिवाइन का दर्शन करते थे. तो उनको भी उन्होंने क्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी नोमैडिक या घुमंतु जाति के थे. नाउ sexual behavior was criminalized, deviant behavior was criminalized, certain family systems were criminalized. Then there was a category of people who were called eunuchs, जो कि ज़्यादातर आपको मुस्लिम फैमिलीज में मिलते थे. They were in charge of the household, but they identified themselves as males. उनको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया जब अवध में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए. So the thing is, what we have to remember is that while we have the understanding of gender in the Bharatiya tradition, it was never of any criminal note. It was never of anything that people would hate. Of course, it cannot be denied that transgenders were living on the margins of the society. Isn't it? What we consider normal is the heteronormative. एक मेल एक फीमेल को हम नॉर्मल कहते हैं. और जैसे कि फूको का कहना है कि जो नॉर्मेटिव है वो अपने आप को हमेशा फैलाना चाहता है और बाकी चीज़ों को मार्जिनलाइज करना चाहता है. तो हमें क्यों लगता है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है? बिकॉज द बॉडी इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट. बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कॉन्टेस्ट के लिए. बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आइडेंटिटी मेकिंग के लिए, है ना. और आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं, आज के युग में भी
हमें पता है कि जितने भी राइट्स किसी को भी मिलते हैं, वेदर यू आइडेंटिफाई एज अ वुमन और अ मैन और द थर्ड जेंडर, वट एवर राइट्स यू गेट डू नॉट इंश्योर योर एक्सेप्टेंस इन टू द सोसाइटी. आज आपके पास एंटी डाउरी लॉज हैं, बट डज दैट मीन कि डाउरी डेथ्स अभी नहीं होती, या फिर विमेन उसका मिसयूज नहीं करती? लॉज बनेंगे, लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज भी होगा, मिसयूज भी होगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ की यात्रा हमेशा मटीरियल से सटल की तरफ है. मटीरियल से सटल का मतलब है कोई भी चीज ग्रोस है, जो स्थूल है, वहां से सूक्ष्म तक की यात्रा. ठीक है ना? आइडेंटिटी की भी स्ट्रगल वो ही स्ट्रगल है. अपने आप को समझना, फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना, अपने आप को पहचानना कि मैं असल में कौन हूं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी. नाउ उसके बाद जब हम फिलॉसफी की दृष्टि से देखते हैं, तो हम जब बात कर रहे थे अर्धनारीश्वर की, हम पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे थे. तो पुरुष और प्रकृति के मेल से ही एक ह्यूमन बॉडी बनती है. वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा अपना असली स्वरूप क्या है, दैट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ.